दोस्तों, हमने ये समझ लिया कि वज़ीरिस्तान को वजी कॉन्फेडरेशन के साथ रिश्ता है, वज़रायन रिलीजन के साथ रिश्ता है, और ये संस्कृत टर्म है। मगर ये जो पंडित है इस दुनिया के, जो काशी में बस रहे हैं, मगर काशी संस्कृत शब्द नहीं है, और वो पंडित ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये वज़ीरिस्तान संस्कृत शब्द है, ये मैं समझ नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, इसकी जड़ों में हमें जाना चाहिए। तो आज दिन तक हमने कोई सवाल ही नहीं किए कि इतने सारे राम भक्तों ने ऑटोमन तुर्क खिलाफत, खानेदानी ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन क्यों दिया। हमने आज दिन तक न सवाल किए न समझ सके कि 1930 के अंदर जहाँ नमक पैदा नहीं होता था, वो दांडी के अंदर नमक का सत्याग्रह क्यों हुआ। हमने कभी सोचा ही नहीं, न समझने की कोशिश की कि 1940 की क्विट इंडिया की मूवमेंट क्यों और उसी वक्त क्यों शुरू की गई। और हमने कभी ये आज भी सवाल नहीं उठा रहे हैं कि भाई ये सब नकली राम भक्त काशी का क्योटो क्यों बना रहे हैं। और ये सब चीज़ समझने के लिए हमको अब ये समझना पड़ेगा कि ये कोई धर्म के लोग नहीं है, ये एक सामंतशाही है, विश्व में फैली हुई सामंतशाही है कि जो हमें राम से दूर कर रही है, और अयोध्या में राम यहाँ जन्मे ऐसे बुद्धिहीन प्रश्न के अंदर हमको उलझा रही है। तो ये कौन सी सामंतशाही है? तो ये बयाज़िदाही की सामंतशाही है। जो सामंतशाही की शुरुआत नाइजीरिया में हुई, हौसा और बांजा बकावी ने इसकी ये सामंतशाही की शुरुआत की। ये सामंतशाही को साउथ अफ्रीका के अंदर जुलू किंग ने आगे बढ़ाई। वहाँ के जो मंडेला जिस ट्राइब के हैं, वो माडीबा ट्राइब ने आगे बढ़ाई, और जोसा ट्राइब ने आगे बढ़ाई साउथ अफ्रीका की। यही सामंतशाही को यमन के जैदिया आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बयाज़िदाई को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनकी राजधानी सना थी। और ये कुफा जो मैंने बात की, वहाँ यही सामंतशाही थी। ये कोई धर्म नहीं है, ये सामंतशाही है, और जो विश्व के अंदर अलग अलग जगह पे फैली हुई है। और वो जैदी जापान के अंदर भी जिदाई है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो अपने पे जो शब्द लाद रहे हैं, संगठन, हिंदू, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक सामंतशाही है। और हम लोकशाही के नाम पे सामंतशाही के शिकार कैसे बन गए, ये मैं बात आज खुली करना चाहता हूँ। तो ये संगठन, ये काशी, ये बोझ, ये अस्मिता, ये आशा वर्कर को हम जब तक नहीं समझेंगे, तो तब तक ये काशी का क्योटो क्यों बना रहे हैं, ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो बात करते हैं जहाँ से मुझे ये सब प्रश्नों के जवाब मिला है, उस साउथ अफ्रीका से। तो वहाँ एक खोइसन ट्राइब है, खोइसन, कुयुशु इट्स अ वेल इन नाइजीरिया। ये कुयुशु वेल को वो पूरी दुनिया में जहाँ से बयाज़िदाई का इतिहास शुरू होता है, वहाँ से ये हिस्ट्री शुरू होता है खोइसन ट्राइब का। उसका अफ्रीकन मीनिंग है बोज़मैन, BOESMAN। उसे बुशमैन भी कहते हैं। ये मेरी रिसर्च का एक की वर्ड है, जो आपको ये सामंतशाही जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ ये शब्द फैला हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा उसका नाम है SAKHOEN, शाखोन। यहाँ शाखा चलती है, नागासाकी जापान में है। इसका तीसरा शब्द है SONQUA। चौथा शब्द है SHAKLA, शाकला। तो ये हम जानते हैं कि शाक्य मुनि का रिश्ता अयोध्या से था। वज्रायन धर्म पूरा भारत, और जैसे आप आज पाकिस्तान, वजीरिस्तान कहते हैं, वो भी पाल रहा था, ब्रह्मदेश भी पाल रहा था, चंगेज़ खान भी पाल रहा था। ये सब वज्रायन के धर्मी थे, और शाक्य मुनि ने ये शब्द फैलाया था। और शेख उस शाक्य मुनि को याद करते हैं, जिसे हम आज इस्लाम समझते हैं। वो एक बौद्ध शब्द है, वो मैंने आपसे समझाया।
मगर जो ये शाखा शब्द है इसकी पैदाइश साउथ अफ्रीका में है। ये ट्राइब के अंदर, खोइसन ट्राइब के अंदर, देखो यहाँ सन ट्राइब लिखते हैं, और यमन में सना उनकी राजधानी थी। जापान के अंदर ये शिंटो धर्म पाल रहे, मतलब कि ये कोई धर्म नहीं है, एक सामंतशाही है विश्व के अंदर फैली हुई, और जिसे ज़ैदी याद करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो डेमोक्रेसी की बात करके हमको राम से दूर ले जाने चाहते हैं। वो ज़ैदी कि जो काशी का क्योटो बना रहे हैं, वो एक सामंतशाही के अंदर हमें उलझा रहे हैं, और डेमोक्रेसी के नाम पे ये 35 साल का जो इतिहास है वो हमको कैसे उलझाया गया डेमोक्रेसी के नाम पे, और स्थापना हुई ज़ैदी सामंतशाही की। ये बात हमें समझनी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर उनका एक किंगडम था, MTHETHWA, मेथेत्वा एम्पायर ऑफ नगुनी ट्राइब, NGUNI। उसका किंग था शाका जुलू, वापस शाखा आ गई, शाका किंग। और अब जहां सना है वहां किंगडम बनाया था इन लोगों ने, अल मामेलक अल मुतावक्कलैया। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये मुतावक्कलैया है, ये मथेत्वा किंगडम है, ये दोनों जगह है। वो दोनों को याद करते हुए यहाँ मीठा का सत्याग्रह, कि जिसे हम हिंदी में नमक कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, हम गुजराती में मीठू बोलते हैं, इसलिए ये शब्द, जहाँ नमक पैदा नहीं होता था वहाँ ये मीठा का सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि ये मेथेत्वा एम्पायर साउथ अफ्रीका में है, मुताविकलाई किंगडम और ज़ैदी की मुताजिला स्कूल है, ये मीठे का सत्याग्रह है। वहाँ नमक का सॉल्ट टैक्सेशन की कोई बात ही नहीं थी। तो अब इन लोगों ने ही खुरासन बनाया। खुरासन का हिस्ट्री नहीं समझोगे तब तक इनकी, और मामूलक वहीं से ही आए हैं। और यहाँ यमन के अंदर भी उनका नाम है अल मामलक अल मुतावक्कलैया, वो ज़ैदी है, और ये वक्कलैया है, वो इकोतेर कुल को याद करते हैं, क्योंकि जापान के अंदर भी इकोतेर कुल को याद करते हैं। अकीहारा इकोतेर कुल, तो ये हो गया। अब ये नेल्सन मंडेला की बात करें तो भाई ये उनकी ट्राइब का नाम था मडीबा, MADIBA ट्राइब है, वो जोसा ट्राइब के थे, मतलब कि नाइजीरिया में इसे हौसा ट्राइब कहते हैं। आपको ताजुब होगा कि यमन के तमाम ज़िले हैं उसको मुंद्रा कहते हैं, मगर आप ज़रा स्पेलिंग देख लीजिए, MUDRIYA, मुदीरिया। ये यमन के हर, माडीबा नेल्सन मंडेला की ट्राइब है, मुदीरिया यमन के हर एक ज़िला का नाम है। और एक जापानी टर्म है, मैं आपको दे देता हूँ, कि दैट इज़ द इम्पीरियल टर्म, एंड दैट इज़ MYODEN, मोदेन, जिसे डाइमियो कहते हैं। और डाइमियो शब्द का आप एनालिसिस करोगे तो ये कोई तो इम्पीरियल ट्राइब है, उसका काशी से क्या रिश्ता है, खोइशन से क्या रिश्ता है, ये सब खुरासन से क्या रिश्ता है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये खुरासन में तो तुर्की थे, तुर्क और हुन दोनों की मिली भगत थी खुरासान के अंदर, तो ये शब्द अपन को वहाँ से मिल जाते हैं। तो अपन आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो मिस्टर गांधी तो ये बोझमैन के बीच में ही थे, ये माडीबा ट्राइब के बीच में ही थे, और वो कैसे कह सकते हैं कि खुदीराम बोस को वो नहीं जानते थे? मुझे लगता है वो जानते थे। और क्योंकि खुदीराम बोस वो 1908 के अंदर उसको फांसी की सज़ा हुई। गांधी जी, मिस्टर गांधी, मोहनलाल, ये नाम भी बहुत अटपटा है, मोहनलाल, दुनिया के वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर मोहनलाल मैं आपको बता दूंगा। तो ये खुदीराम बोस को फांसी हुई, तब गांधी जी वहाँ साउथ अफ्रीका में थे, और वो बोझमैन के बीच में थे, और वो कहते हैं कि मैं ये खुदीराम बोस को पहचानता नहीं हूँ। और 1950 के अंदर उनका, मोहन गांधी का यहाँ इंडिया के अंदर आगमन हुआ, और वो कहते हैं कि मैं खुदीराम बोस को जानता नहीं हूँ।
जब ये बोज नाम आ ही गया है तो मैं आपको इन सब की जो जड़ें हैं वो पहले बता देता हूँ। ये ESAU ईसाऊ का एक किंगडम था, इडोम, EDOM किंगडम, और उसकी कैपिटल का नाम था बोजरा, BOZRAH, और वहाँ से इनका हिस्ट्री शुरू होता है। बहुत ही प्राचीन काल के अंदर ये सामंतशाही क्या चीज़ है और ये कौन सामंतशाही फैला रहा है, इसकी जड़ यहाँ है। उनकी देवी का नाम था कॉस, QASQOS। कॉस देवी के वो पुजारी थे, और जहाँ से काशी बनता है, क्योटो बनता है, क्यूशु लेक बनता है नाइजीरिया का, वहाँ की शब्द की शुरुआत ये ईसाऊ, बोजरा उनका कैपिटल था। और ये बोस को कहाँ कब से याद रख रहे हैं ये मैं आपका यहाँ मूल दे रहा हूँ। तो यहाँ मोहनदास गांधी का आगमन हुआ, और ये जो मोहनलाल है उनको समझने के लिए हमको ये भी समझना पड़ेगा, और काशी को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सिराजुद्दीन दौला के जो दीवान थे उनका नाम भी दीवान मोहनलाल, वहाँ भी मोहन है। तो ये ताजुब की बात है, ये नाम हर जगह घूम रहा है, और वो वहाँ भी दीवान थे, और वो सिराजुद्दीन दौला के दीवान थे। तो ये बात अपन साउथ अफ्रीका की समझ गए, और आते ही यहाँ 1919 के अंदर ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन दे दिया। अरे जनाब, वो बोजमैन के अंदर थे, खुदीराम बोज ने यहाँ फांसी की सज़ा हो गई थी, और फिर वो बोजो कॉन्फेडरेशन की तुर्की ऑटो खिलाफत को 1919 के अंदर आते ही समर्थन क्यों? तो ये तो एक अल्केमी है जिसे ये सब शब्द अपन जानते नहीं हैं, इन सब का इतिहास नहीं जानते नहीं है। तो ये इतिहास इस देश की भूमि के लोगों को बताए बगैर ही नमक जहाँ पैदा नहीं होता था वहाँ नमक का सत्याग्रह करना। फिर ये बोजो कॉन्फेडरेशन की जो बोजमैन साउथ अफ्रीका में है वो जानते थे, पक्का जानते थे, आज भी जानते हैं, और बोजो कॉन्फेडरेशन के ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन दे देना ये कैसी बात है? ताज्जुब की बात है। उस समय किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। आज़ादी की लड़ाई थी, ये ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन क्यों? क्योंकि वो तो मोनार्की थी, अहिंसक आंदोलन था। 1950 के अंदर ये ऑटोमन तुर्क खिलाफत ने 15 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। 15 लाख लोगों की हत्या करने वाले को एक अहिंसक आंदोलन का समर्थन, और हमने किसी ने सोचा भी नहीं, बस ऐसे ही महान हो गए हैं। और मोनार्की को स्वराज के लिए समर्थन, और वहाँ एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और ऑटोमन तुर्क खिलाफत के अंदर तो स्लेवरी लीगल थी। तो फिर ये ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन देने का मतलब क्या? क्योंकि वहाँ बोजो कॉन्फेडरेशन था, बोजमैन साउथ अफ्रीका में है, और यहाँ फिर सुभाष चंद्र बोस पैदा हो गए, उनके साथ आ गए। तो ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ 1919 के अंदर जैसे ही हो गया ऑटोमन तुर्क खिलाफत का समर्थन 2-3 साल चला, 24 तक चला था मुझे मालूम है, मगर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर यूथ फ्रंट के वो लीडर बन गए सुभाष चंद्र बोस। अब वहाँ भी बोस, यहाँ भी बोस, वहाँ भी बोस। ये बोस को नहीं समझोगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये 35 साल तक किसको किसने बनाया मालूम। अपन ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, मगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग साउथ अफ्रीका, ऑटोमन तुर्क खिलाफत, यमन, जापान और नागपुर और काशी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग फैली हुई है। तो उसको वो समझे बगैर तो अपन को ये 35 साल में किसको किसने बनाया मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमको ये टुकड़े टुकड़े गैंग को समझ नहीं पड़ेगी। तो 1927 के अंदर तो कांग्रेस के महामंत्री बन गए सुभाष चंद्र बोस। 1933-37 में तो यूरोप पहुंच गए, हिटलर को मिले, मुसोलिनी को मिले, करमाल अतातुर्क को मिले। और अब ये 1942 के अंदर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी जापान में ही, और 1942 के अंदर ही यहाँ क्विट इंडिया का नारा दिया। ये बीच में भी कोई साठगांठ है या अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले अपन
ये काशी शब्द को समझने के लिए और ये इज़राइली देवी कौस को समझने के लिए हमको जो यमन के अंदर जो जहीदिया थे, मैं फिर से कहता हूँ, ये सामंतशाही है, ये डेमोक्रेटिक रूल की बात ही नहीं है। और इस्लाम भी ये सामंतशाहों के सामने ही पड़ा था, और ये सब जहीदी है और वो सामंतशाही है। कैसे हैं कि अल मंसूर अल कासिम QASIM, ये यमन के इमाम थे, वो जहीदी किंगडम के शासन थे। उन्होंने हनाफी स्कूल के मानते थे, वही कासिमिड्स और वो रसीद्स कहलाए गए। अब ये वहाँ का कासिम लोग यहाँ काशी करके आकर एक सामंतशाही चला रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? काशी का क्योटो क्यों बना रहे हैं? ये सवाल हमारे दिमाग में क्यों नहीं? एक कौन सी सामंतशाही है जो नागपुर से शासन कर रही है? नागासाकी की सामंतशाही, ये जापान के अंदर जाके आज़ाद हिंद फौज की रचना करके ये देश को यमन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और जापान की सामंतशाही के हाथ में बेच देने वाले लोगों के बारे में ये बात कर रहा हूँ। आप मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक बार पढ़े, कूफा के बारे में पढ़े, ये कासिम आपको वहाँ मिल जाएंगे, उनका इतिहास वहाँ जुड़ा हुआ है। ये काशी को क्योटो कौन बदल रहा है? वो मोहनलाल दीवान ऑफ सिराजुद्दीन दौला, ये सबके सेंटर में है। रसीद को समझे यमन के, अल मंसूर और कासिम को समझे, तब ये काशी को आप समझ सकते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बाद अपन जो आगे की बात करनी है, ये अपने यहाँ की हिस्ट्री की, वो है जापान का हिस्ट्री। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जापान पहुँचे थे। अब अपन ने बोजमैन वहाँ देख लिए साउथ अफ्रीका के अंदर, सुभाष चंद्र बोस को यहाँ देख लिए, वाजो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोमन तुर्क खिलाफत को भी अब समझ गए। तो फिर जापान में कौन से बोजमैन है? तो आपको ताज्जुब होगा कि जिसे आप समुराई कहते हैं, एक बार उसको पढ़ने की कोशिश करें। उसके अंदर जापानी टर्म है बुशी, BUSHI, बुके, जिसे आप बोको हराम कहते हैं, उसकी ही बात कर रहा हूँ, नाइजीरिया के BUKA, और उसकी टर्म है बकाफू, BAKAFU, यही बोको हराम। ये है सामंतशाही ऑफ नाइजीरिया, समुराई है वो सामंतशाही ऑफ जापान, मथेतवा किंगडम है वो सामंतशाही ऑफ साउथ अफ्रीका, और मीठा का सत्याग्रह यहाँ है वो सामंतशाही ऑफ काशी। तो ये समुराई लोगों का नाम फिर से बुशी आ गया। सुभाष चंद्र बोस ये जानते थे, इसलिए आज़ाद हिंद फौज की रचना वो वहाँ हुई। उनका इंपीरियल हाउस का नाम है KOSHITSU, कोशित्सु, मिर कासिम, अल मंसूर कासिम, खोइसन, कोचो, इनसे रिश्ता है। सुभाष चंद्र बोस जानते थे। अब ये तो सब साउथ अफ्रीका में रहकर आए हुए इंसान तो ये सब जानते ही होंगे, इसमें अब इधर उधर कोई ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते थे। और ये बायाज़िदाई की नाइजीरियन सामंतशाही को यहाँ ला रहे हैं